अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर 3 एल्गोरिथम थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स। सो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। कि हमने इसमें अपने इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल के फ़ीचर्स को एक्सप्लेन करना है कि वो किस तरह से काम कर रहा है, उसकी क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं, क्या फ़ीचर्स हैं। So the answer is features of information processing model are computer basically convert data into information by performing various functions on it. In information processing model, input is processed according to the given instructions and output is generated. So students basically होता क्या है कि हमारा जो कंप्यूटर है वो क्या कर रहा होता है कि वो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू इनपुट लेता है और फिर उस इनपुट को प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, और किसके अकॉर्डिंग किया जाता है? कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, कुछ गाइडलाइंस होती हैं, उन गाइडलाइंस और उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग उस इनपुट को प्रोसेस किया जाता है और फिर आउटपुट उसका जनरेट किया जाता है। सो बेसिक सिंपल सी जो है हमारी एक कह लें कि स्ट्रेटजी है, फीचर है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल का कि वो इनपुट लेता है और इनपुट किसके थ्रू लिया जाता है? ज़ाहिर सी बात है जो इनपुट डिवाइसेस हैं उनके थ्रू लिया जाता है। उसके बाद उस इनपुट को प्रोसेस किया जाता है। उस इनपुट को प्रोसेस किया जाने से मुराद क्या है? उस इनपुट पे काम किया जाता है, ठीक है? और क्या काम किया जाता है? वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि हम देते हैं, उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग या गिवन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग उस इनपुट के ऊपर काम किया जाता है, प्रोसेसिंग परफॉर्म की जाती है और फिर उस इनपुट से आउटपुट को जनरेट किया जाता है। जैसे कि आप सबके सामने ये एक फिगर है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल की। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे डिस्कस करूँगी। कंप्यूटर के पेपर में जो आपके फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के जो पेपर्स होते हैं उनमें अगर आपके वैसे तो आपको पता ही है कि आपकी बुक के अंदर बहुत कम क्वेश्चंस हैं जिनके साथ डायग्राम की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो क्वेश्चंस जिनके साथ डायग्राम है उनके साथ आपने डायग्राम मस्ट बनानी है, क्योंकि जब पेपर की मार्किंग होती है तो मार्किंग के टाइम पे आपकी डायग्राम का भी नंबर होता है। वो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको शायद इस बात का नहीं पता होगा, तो मैंने कहा कि मैं इस वीडियो में आपके साथ ये इंपॉर्टेंट बात भी शेयर करूं कि आपने डायग्राम मस्ट बनानी है, क्योंकि डायग्राम का भी क्वेश्चन की मार्किंग के अंदर नंबर रखा जाता है। सो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल की आपके सामने ये एक डायग्राम है। इसमें सिंपल आप लोग टॉप पे देखिए लिखा हुआ है इनपुट डिवाइसेस। अब इनपुट डिवाइसेस हम क्या हो सकते हैं? हम माउस के थ्रू इनपुट ले रहे हैं, हम किसी जॉयस्टिक के थ्रू इनपुट ले रहे हैं, हम किसी कीबोर्ड के थ्रू इनपुट ले रहे हैं, ठीक है? हम इनपुट ले रहे हैं, उस इनपुट को हम क्या कर रहे हैं? हम उस इनपुट को प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है? और अच्छा, इनपुट हमारे पास इनपुट डिवाइसेस के थ्रू भी लिया जा सकता है और इनपुट हमारे पास कुछ हमारी जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं या फिर जो हमारी नेटवर्क डिवाइसेस हैं उनके थ्रू भी इनपुट लिया जा सकता है, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल हम कंप्यूटर के साथ किसी यूएसबी को अटैच कर दें, हम कंप्यूटर के साथ इंटरनेट को अटैच करें और उसके थ्रू किसी इनपुट को हम ले रहे हों। सो इनपुट इन दोनों तरीक़ों से जो है वो लिया जा सकता है। फिर इनपुट जो ले लिया हमने, अब हमने उसको क्या करना है? प्रोसेस करना है, ठीक है? और प्रोसेस मैंने आपको कहा था कि कुछ गिवन इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग हम अपने इनपुट को प्रोसेस करते हैं। इनपुट को प्रोसेस करने के बाद उस इनपुट का जो आउटपुट है वो जनरेट किया जाता है और वो आउटपुट आपको पता है कि वो किस फॉर्म में आपको नज़र आएगा। या तो आपको आपकी मॉनिटर की जो स्क्रीन है उसके ऊपर आउटपुट नज़र आएगा, या फिर आपको जो आपकी प्रिंटर आपको जो हार्ड फॉर्म में कुछ प्रिंट निकाल के देगा, उस फॉर्म में उस आउटपुट को आप देख सकते हैं। या फिर इसके अलावा आपको स्पीकर, ठीक है? स्पीकर से भी जो आपको फॉर एग्जांपल उसके आउटपुट में अगर कोई साउंड है तो आपको स्पीकर के थ्रू जो है वो सुनाई देगी। सो दैट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है डिमॉन्स्ट्रेट द मेन स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। कि हमने किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो मेन स्टेप्स हैं वो एक्सप्लेन करने हैं। सो ये मेन स्टेप्स आपकी बुक में भी हैं, मैंने उन्हीं बुक में से ही आपके स्टेप्स को जो है वो फॉलो किया है। सो मेन स्टेप्स क्या है टू सॉल्व द प्रॉब्लम? सबसे पहला जो स्टेप है, हमने क्या करना होता है कि हमने अपनी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना होता है।
जब तक हमें अपनी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तब तक हम अपने सॉल्यूशन को फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो सबसे पहला काम क्या है कि हमें अपनी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है, देन फॉर्मुलेट द मॉडल। फिर हमने अंडरस्टैंडिंग के बाद हमने अपना एक मॉडल फॉर्मुलेट करना है कि हमने इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना है। फिर जब हमने मॉडल बना लिया, मॉडल बनाने के बाद हमने अपना एक एल्गोरिथम डेवलप करना होता है, ठीक है। अच्छा, एल्गोरिथम जो हम डेवलप करते हैं स्टूडेंट्स, वो कह लें कि वो टोटली कंप्यूटिंग लैंग्वेज में नहीं होता, ठीक है। उसके अंदर हम इस तरह से डेवलप करते हैं कि वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल हो, ठीक है। वैसे भी एल्गोरिथम को कहा जाता है कि कोई भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है, जिसको हमारा कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता। कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करने के लिए उस एल्गोरिथम को कन्वर्ट किया जाता है कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज में, जो कि डिफरेंट है। हमारे पास सी है, सी प्लस प्लस है, पाइथन है, ठीक है, डिफरेंट कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हैं। सो सबसे पहला जो स्टेप था वो क्या था कि हमने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया, फिर हमने अपने मॉडल को फॉर्मुलेट किया। मॉडल फॉर्मुलेट करने के बाद हमने अपना एक डेवलप किया एल्गोरिथम। एल्गोरिथम डेवलप करने के बाद हम उसका सोल्यूशन लिखते हैं, ठीक है, राइट द सोल्यूशन। जब हमने सोल्यूशन लिख लिया तो अब ज़रूरी तो नहीं है कि वो सोल्यूशन बिल्कुल परफेक्ट हो। सो इसके लिए हमने क्या करना होता है कि हमने अपने सोल्यूशन को टेस्ट करना होता है, ठीक है, कि क्या हमने जो सोल्यूशन लिखा है वो हमारी उस प्रॉब्लम को कम्प्लीटली सॉल्व कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। सोल्यूशन को टेस्ट करने के बाद हमने अपने सोल्यूशन को इवैल्यूएट करना है। अच्छा, इवैल्यूएशन से मुराद क्या है यहाँ पे कि इवैल्यूएशन के अंदर हमने चेक करना होता है कि हमने हमारी जो प्रॉब्लम थी, ठीक है, क्या हमारा वो सॉल्यूशन जो कि एंड पे हमने डिराइव किया है, क्या हमारा ये सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम को कम्प्लीटली सॉल्व कर रहा है, उस प्रॉब्लम को कम्प्लीटली रिजॉल्व कर रहा है कि नहीं कर रहा। सो ये थे हमारे पास सारे के सारे स्टेप्स जिसके थ्रू हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ हाउ नेस्टेड लूप्स आर यूजफुल इन अरेंजिंग आवर कैलेंडर। कि नेस्टेड लूप्स के थ्रू हम अपने कैलेंडर को कैसे अरेंज कर सकते हैं। अच्छा, लूप्स का कॉन्सेप्ट आपके इस चैप्टर के अंदर है, ठीक है। लूप्स कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बार बार हमारे पास रिपीट हो रही होती है, ठीक है, के बजाय इसके कि हम एक सेट ऑफ कोड को बार बार लिखें, हम उस सेट ऑफ कोड को किसी लूप के अंदर डाल देते हैं और लूप क्या करेगा कि वो उस सेट ऑफ कोड को जितनी दफ़ा हमें रिक्वायरमेंट है वो उस सेट ऑफ कोड को रिपीट करेगा। सो यहाँ पे उन्होंने जो क्वेश्चन किया है वो किया है हमसे नेस्टेड लूप्स के हवाले से, कि नेस्टेड लूप्स किस तरह से हमारे कैलेंडर को अरेंज करने में हेल्पफुल हैं। सो नेस्टेड लूप्स की बात की जाए स्टूडेंट्स, तो द लूप विद इन अ लूप, सिंपल जो इसकी डेफिनेशन है, हम क्या कहते हैं कि कोई भी लूप जो कोई भी लूप जो किसी एक लूप के अंदर आ रही है, सो उसको हम नेस्टेड लूप कहते हैं। सो नेस्टेड लूप्स के थ्रू हम अपने कैलेंडर को कैसे अरेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब नेस्टेड लूप्स का ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है कैलेंडर में। आपको पता है कि कैलेंडर के अंदर हम सबसे पहले ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की बात करें तो हम पूरे साल, ठीक है, साल के अंदर कितने मंथ हैं और हर मंथ के अंदर हमारे पास कितने डेज हैं। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे साल, साल के अंदर कितने मंथ हैं और मंथ के अंदर कितने डेज हैं। सो हर चीज़ दूसरी चीज़ के अंदर कह लें कि एक तरह से लिंक है, ठीक है। सो इसलिए हम यहाँ पे नेस्टेड लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। सो इसके आंसर की तरफ चलते हैं। नेस्टेड लूप्स आर यूजफुल इन अरेंजिंग द कैलेंडर। इन कैलेंडर वन लूप इज़ यूज टू एंटर मंथ ऑफ अ ईयर, ठीक है, कि एक लूप के थ्रू हम क्या कर रहे होते हैं कि एक लूप के थ्रू हम अपने जो साल के मंथ हैं उनको हम एंटर करते हैं, एंड द अदर लूप इज़ यूज टू एंटर द डेज ऑफ द मंथ। और जो दूसरी लूप है उसके थ्रू हम अपनी जो मंथ के अंदर जो हमारे डेज हैं हम उनको एंटर कर रहे होते हैं। सो इस तरह से हम अपनी नेस्टेड लूप को इस्तेमाल कर सकते हैं कैलेंडर को अरेंज करने में। So next, the last question of this exercise is differentiate between scope and limitation. So scope और limitation में क्या difference है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रीवियसली पेपर्स अगर आप लोग उठा लें, ठीक है, पुराने पेपर्स, तो उनमें ये क्वेश्चन रिपीटेडली आया है। सो इस क्वेश्चन को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आइए चलते हैं इसके आंसर की तरफ। सबसे पहले हम स्कोप को डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर हम लिमिटेशन को उसके अकॉर्डिंग, स्कोप के अकॉर्डिंग जो है ना हम देखेंगे।
अच्छा जी, स्कोप क्या होता है? स्कोप डिफाइन द बाउंड्रीज। ठीक है, कि स्कोप हमें क्या बताता है कि हमारी बाउंड्रीज क्या है, कि हमारी कह लें कि हमारी सेट ऑफ रूल्स क्या है, हमारी हदूद क्या है, सिंपल अगर हम बात करें। ठीक है, इट डिफाइन व्हाट टू इंक्लूड इन अ सोल्यूशन। ठीक है, अगर हम बात करें बाउंड्रीज़ की, तो हम इसमें ये डिस्कस करते हैं कि हमने अपने सोल्यूशन के अंदर किस चीज़ को इंक्लूड करना है, वो हमें स्कोप बताता है। द स्कोप, अच्छा एग्जांपल क्या है इसकी? द स्कोप ऑफ अ प्रॉब्लम इज टू डिज़ाइन अ कैलकुलेटर दैट परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस। वो ऑपरेशंस क्या है? एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है। तो सिंपल अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि स्कोप हमें ये बता रहा है कि हमने अपने सॉल्यूशन में किस किस चीज़ को ऐड करना है। तो वो क्या चीज़ें हैं? फॉर एग्जांपल हम अगर एक कैलकुलेटर डिज़ाइन कर रहे हैं, तो कैलकुलेटर का स्कोप क्या होता है? एक सिंपल कैलकुलेटर का स्कोप क्या है? कि वो ये चार फंक्शनैलिटीज़ को परफॉर्म करे। वो चार फंक्शनैलिटीज़ क्या हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। आइए चलते हैं लिमिटेशन की तरफ। लिमिटेशन डिफाइन द एस्पेक्ट विच आर बियॉन्ड द बाउंड्रीज। ठीक है, स्कोप क्या था? जो बाउंड्रीज के अंदर है। और लिमिटेशन क्या है? जो बाउंड्रीज के बाहर है। ठीक है, हमारी बाउंड्रीज के बाहर जो एस्पेक्ट्स हैं, लिमिटेशन उनको डिफाइन करता है। इट डिफाइन बट नॉट टू इंक्लूड इन अ सोल्यूशन। ठीक है, अब ज़रा स्कोप को देखें। स्कोप में क्या था? इट डिफाइंस वर्ड टू इंक्लूड इन अ सोल्यूशन, कि हमने सोल्यूशन में किस चीज़ को ऐड करना है। स्कोप हमें इस बारे में बता रहा था। जबकि लिमिटेशन क्या कहता है? चूँकि लिमिटेशन हमारी बाउंड्रीज़ के बाहर आउटसाइड है। ठीक है, उन एस्पेक्ट्स की हम बात करते हैं जो कि हमारी बाउंड्रीज़ के आउटसाइड है। सो हम यहाँ पे कहते हैं कि डिफाइन बट नॉट टू इंक्लूड इन अ सोल्यूशन, कि हमने अपने सोल्यूशन में क्या ऐड नहीं करना, हम उसको डिफाइन कर रहे होते हैं। सो लिमिटेशन की एग्जांपल देख लेते हैं। द लिमिटेशन ऑफ अ प्रॉब्लम is to design a calculator that perform the following operations। ऑपरेशंस क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल स्क्वेयरिंग है, लॉग है। ठीक है, सो ये थे हमारे इस चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।